हेलो क्लास 8th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं यहाँ पे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो लास्ट टाइम हमने यहीं पे क्लास एंड की थी क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो लेट्स डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 एंड आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 18, so fill the blank circle in the given 10.1 and identify the sex of a child A and B. Okay, तो हमें बताना है कि जो जेंडर होगा बच्चे का वो क्या है ना। x और x है तो यहाँ पे एक x आ जाएगा, यहाँ पे एक x आ जाएगा। x एंड y है तो यहाँ पे ऑलरेडी x लिखा हुआ है तो यहाँ पे y आ जाएगा। जब x और x क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मदर का x क्रोमोसोम्स, फादर का x क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे बनेगा x x और जो भी बेबी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बेबी गर्ल बन जाएगी, ठीक है, फीमेल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर फादर का y क्रोमोसोम्स एंड मदर का x क्रोमोसोम्स आता है, सो इट विल बिकम x एंड y और ये हो जाएगा बॉय, यानी कि तब मेल होगा एक्स वाई एंड एक्स एक्स में फीमेल। बस इतना सा ही हमें यहाँ पे बताना था। समझ में आ गया है? इतना सा ही था यहाँ पे। हमने सर्कल कर दिया आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड ए एंड बी, तो हमने दोनों का जेंडर यहाँ पे बता दिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम, क्वेश्चन नंबर 19। सो अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉय, आई होप कितना आपको विजिबल हो रहा होगा। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल अंडरगो सर्टेन चेंजेस, गिवन बिलो आर अ फ्यू ऑफ दोज चेंजेस। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज एंड गर्ल्स में चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये सारे के सारे चेंजेस है, वी हैव टू जस्ट कैटेगराइज इट कि कौन सा चेंज बॉय का है एंड कौन सा चेंज गर्ल का है। सबसे पहला है ब्रॉड शोल्डर। तो ब्रॉड शोल्डर किस केस में होता है? गर्ल्स के केस में नहीं होता है, ये बॉयज के केस में होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ब्रॉड शोल्डर्स। दूसरा है वाइडर चेस्ट। तो वाइडर चेस्ट भी बॉय की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, वाइडर चेस्ट। फिर है वाइडर रीजन बिलो वेस्ट। तो वाइडर रीजन बिलो वेस्ट यानी कि ये गर्ल्स का है, ये गर्ल्स में चेंजेस देखने के लिए हमको मिलेगा। वाइडर रीजन बिलो वेस्ट। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। तो मसल्स का डेवलपमेंट हमें किस में देखने के लिए मिलता है? बॉयज में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये बॉय का है और ये गर्ल का है, तो क्या लिख देंगे हम? डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। लो, रेड से दिख रहा है, ब्लैक से लिख देते हैं, इसको काम करते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो ये गर्ल्स में होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। ये हमें बॉयज के केस में देखने के लिए मिलता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। इसके बाद है एक्ने एंड पिंपल ऑन फेस। यस, एक्ने और पिंपल हमें कब देखने के लिए मिलेगा? ये बेसिकली दोनों के केस में हो सकता है ना, गर्ल्स को भी एक्ने पिंपल आएंगे और बॉयज को भी एक्ने पिंपल आएंगे, तो ये हम दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्ने एंड पिंपल ऑन फेस, पिंपल ऑन फेस, और यहाँ पे भी हो जाएगा। कलर चेंज कर दें अब हम, एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस, ये दोनों के केस में होगा। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, और यहां पे भी हो जाएगा
डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। उसके बाद है हाई पिच वॉइस। किसकी वॉइस हाई पिच होती है? तो फीमेल्स की वॉइस हाई पिच होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन बॉयज के केस में उनकी लाउडनेस हाई होती है, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाई पिच वॉइस। एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, तो दोनों में ही होता है प्यूबिक हेयर में ग्रोथ, है ना? ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, और यहां पे भी हम लिख देंगे ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है कि बॉयज में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे एंड गर्ल्स में हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए अब हम। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है in figure 10.2 mark the position of the endocrine glands which release the hormones that control the release of sex hormone. ठीक है, and it responsible for the secondary sexual character in boys, prevent diabetes and maintain the correct salt balance in the blood. तो सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है? मेंशन करनी है। तो एक क्या है? कंट्रोल रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन। तो कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा भाई? ये हमारा क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज। तो कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी सेक्सुअल? बॉयज की बात करें तो दैट इज टेस्टिस। ठीक है, ये हो जाएगा टेस्टिस। इसके बाद है प्रिवेंट डायबिटीज। तो कौन प्रिवेंट करता है डायबिटीज को? इट्स पेंक्रियाज, राइट? कौन प्रिवेंट करेगा? पेंक्रियाज। क्लियर? उसके बाद है मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, दैट इज एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और कुछ करना था? विच रिलीज द हॉर्मोन्स दैट दिस। इसको अगर हम एक्सप्लेन करने पे आ जाए, है ना, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम कुछ कुछ लिख दें। रुको, ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब कुछ पॉइंट्स इनके बारे में लिखा जाए, क्योंकि हमने देखो इतनी सारी चीजें पढ़ी है ना। अगर कुछ पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको भी एग्जाम्स में हेल्प हो जाएगी, याद हो जाएगा, आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है, तो ये क्या करता है? यस, ये हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। इट रिलीज हॉर्मोन्स। सबसे पहली बात तो ये हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, एंड दूसरा क्या काम करता है इसका? ये जो भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज हो रहे हैं उनको भी ये कंट्रोल करेगा। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को, फीमेल्स में एस्ट्रोजन को। ठीक है, सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या काम है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड का? इट रिलीज हॉर्मोन्स, it release hormones that control, it release hormones that control, it release hormones that control the release of, that control the release of sex hormones. Testosterone in males and estrogen in females. ठीक है, हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा क्या था हमारा? टेस्टिस। अब हम टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड है टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करेगा? टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, राइट? इट
release testosterone which is इतना क्लियर है ना, हाँ दिख रहा है, which is responsible for secondary sexual character, ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद है थर्ड हमारा पेंक्रियाज। थर्ड वन इज पेंक्रियाज। तो ये क्या करता है, ये इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि डायबिटीज से बचाता है। इट रिलीज इंसुलिन विच प्रिवेंट डायबिटीज। इट रिलीज insulin which prevent diabetes। ठीक है, क्लियर है। नाउ फोर्थ वन इज एडर्नल ग्लैंड। अब इसका काम क्या है एडर्नल ग्लैंड का, देखो वहां पे लिखा हुआ भी है किसका, हम मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन दी ब्लड। तो ये क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, इट रिलीज, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सॉल्ट का जो बैलेंस है वो कंट्रोल रहता है, ठीक है। इट मेंटेन दी करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन ब्लड। इट मेंटेन दी correct salt balance in our blood। ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी चीजें इन सब के बारे में लिख दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, गिवन बिलो आर द सर्टेन फूड आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर नरिशमेंट फॉर एडोलेसेंट। Name the nutrients present in the food items and write their functions। तो कौन से nutrients present होते हैं और उनका function क्या है ये हमको बताना है। Pulses and nuts, तो ये तो बड़ा easy आ गया पहला वाला। Pulses and nuts, इसमें present होता है प्रोटीन। क्या present होता है, प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो भी बच्चे बाहर से प्रोटीन इंटेक करते हैं वो पल्सेस एंड नट्स को खाया करें, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी होती है, उनको रिपेयर फास्ट कर पाते हैं। तो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल, बॉडी सेल। ऑरेंज एंड आंवला, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें विटामिन प्रेजेंट होता है, दैट इज विटामिन सी। इसमें प्रेजेंट है विटामिन सी। अब इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, ठीक है, कीप आवर बॉडी हेल्दी, कीप आवर बॉडी हेल्दी। फिर है शुगर और रोटी, है ना, शुगर और रोटी। शुगर तो हमें कंज्यूम करना नहीं चाहिए, ठीक है, बट रोटी तो खानी पड़ेगी ना। इन दोनों में क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी। इसके बाद है ऑयल। ऑयल क्या करता है, हमारे बॉडी में फैट को बढ़ा देता है, और फैट से भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और वी कैन से कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है फैट से, ठीक है। ये भी क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है और फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स से हमें मिनरल्स भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, है ना। मिनरल्स एंड विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, है ना, कीप आवर बॉडी हेल्दी। अगर हम सब्जियां खाएंगे तो हम क्या रहेंगे, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे,
राइट, और हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसके अंदर, जो हमारी बॉडी में आएंगे और फिर हम हेल्दी रहेंगे, हमारी ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. So, question number 22 is name the hormones which would release during the following situations. Okay, तो इन situations में जो hormones release होते हैं उनके बारे में अब बात की जाए। ठीक, सबसे पहला क्या है, a frightened person, तो मतलब गुस्सा आ गया उसको, है ना, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, एंग्री बर्ड बन गया, या फिर बहुत डर लग रहा है किसी को। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेनालाइन ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ये, समझ में आ रहा है आपको, कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ये एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड्स, है ना, इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। अब इसका काम क्या है, जब ये सिक्रेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग दी स्ट्रेस कंडीशन, जैसे कि हमें डर लग रहा है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कभी हमने कुछ ऐसे कर दिया कि बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, तो ये उनको क्या करेगा, यस, ये उनको क्या करता है, उनकी इफिशियंसी को, उनके फंक्शंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ओके, समझ में आ गया। सो एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड ड्यूरिंग द स्ट्रेस, during the stress like fear, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द फियर। और दूसरा क्या था हमारा, एंगर, या फिर जब हम बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं, और वरी। सो उस टाइम पे क्या होता है, दिस हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी टू फंक्शंस, दिस हार्मोन prepare the body, दिस हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी टू फंक्शन। ठीक है, ये वाला हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है अच्छे से फंक्शंस करने के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। तब इस टाइम पे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ने लग जाती है, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज से डर जाते हैं, हमें अचानक से कोई झटका लग जाता है, तो हमारी जो दिल की धड़कन है वो क्या होती है, बहुत जल्दी बढ़ने लग जाती है, जोर जोर से धड़कने लग जाती है। ठीक है, सो इट प्रिपेयर दी बॉडी टू फंक्शन, है ना, ये तब हमारी बॉडी को फंक्शंस के लिए प्रिपेयर करती है, एंड बॉडी टू फंक्शंस एंड इंक्रीज और मैक्सिमाइज द इफिशियंसी and increase efficiency by increasing the heartbeat, ओके। दूसरा क्या है, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट, तो एडल्ट से, चाइल्ड से एडल्ट का ग्रोथ किसकी वजह से होता है, हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो इन सारी चीजों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, सो बी है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट, है ना, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, दिस इज कॉल्ड हॉर्मोन्स, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट growth hormones is secreted by, growth hormones is secreted by pituitary gland, is pituitary gland। ठीक है, कौन सिक्रेट करता है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, रेगुलेट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, इट रेगुलेट द
नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर टू मोथ, कैटरपिलर से मोथ का डेवलपमेंट होना। सो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स में भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इंसेक्ट्स हॉर्मोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर टू मोथ, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो insects hormones develop the caterpillar to moth, therefore it's called metamorphosis। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इट्स डेवलपमेंट। नाउ डी, डी है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टेडपोल टू फ्रॉग। तो टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्शन होना, ये किसकी वजह से होता है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ टेडपोल टू फ्रॉग। ठीक है, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय thyroid gland to control the development of tadpole to frog, to control the development of tadpole to frog। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। So, question 23 is, in humans female, each time during menstruation and release of the egg, the inner wall of the uterus thickens. Is this thickening permanent? क्या ये thickening permanent होती है? तो generally क्या होता है, जब menstruation का time आता है तब ये क्या हो जाती है, वॉल थिक हो जाती है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये वॉल थिक हो जाती है, वैसे परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, नो। ठीक है, नो, दिस थिकनेस और this thickness is not permanent, this thickness is not permanent if the egg is fertilized। फिर उसका आगे का प्रोसेस चलता रहेगा, है ना, if the egg is fertilized, अगर एग फर्टिलाइज्ड है तो इन दैट केस क्या चीजें होंगी, इट डिवाइड, अगर एग फर्टिलाइज है तो क्या हो जाएगा, इट डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, इट डिवाइड टू फॉर्म एन, इट डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, एंड फिर क्या होगा, यही जो एम्ब्रियो है वो जाके यूट्रीन के वॉल में स्टक हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, एंड यहां से प्रेगनेंसी आ जाएगी। ठीक है, सो टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, if the egg is fertilized, is divide to form an embryo, right, get embedded in the wall of uterus, embedded in the wall of uterus। ठीक है, ये जाके यूट्रस के वॉल पे एम्बेडेड हो जाएगी, एंड रिजल्ट, द रिजल्ट इज प्रेगनेंसी। ठीक है, रिजल्ट क्या है यहाँ पे, प्रेगनेंसी है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे क्या होगा, कोई एग रिलीज नहीं होगा, नो मोर एग आर रिलीज्ड,
प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई एग रिलीज नहीं होता है, एंड जब कोई एग रिलीज नहीं होगा तो इस टाइम पे क्या होगा, जो थिकेंड लाइनिंग है इज डिस्चार्ज ओनली व्हेन द बेबी इज बोर्न, तब तक के लिए वो होल्ड रहेगा, एंड उस टाइम पे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो वॉल को थिक होने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मोर एग इज रिलीज and the thickened lining is discharged when baby born, जब बेबी का जन्म होता है। समझ में आ गया? क्योंकि फर्टिलाइज एग जो है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आएगा, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज तो वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा और उसी को हम मेंस्ट्रुएशन टर्म कहते हैं। समझ में आया? तो इन दैट केस जो यूट्रस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन 24। देखो भाई क्वेश्चन 24 क्या है। John and Radha were classmates since childhood. Okay, when Radha became 11 years old, she developed a little swelling on her neck. तो अब राधा जैसे जैसे बड़ी हुई उसको उसके नेक पे क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। She visited the doctor who started medications for her. After a few years, John also developed a slight protrusion on her throat. तो जॉन को भी क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे उठा उठा से लगने लग गया। He got worried and went to the doctor, but the doctor assured him that it was a normal feature in boys while they are growing up. Can you think of any reasons for the difference in the diagnosis? Yes. तो जो राधा थी उसके गले पे स्वेलिंग थी, तो उसको क्या हो गया था, गोइटर हो गया था। बट जो दूसरा बच्चा कौन सा था, जॉन था। जॉन का क्या था, यहाँ पे उसकी स्वेलिंग नहीं थी, वो उसका एडम्स एप्पल था, जो जनरली बॉयज में ग्रोथ ज्यादा होता है, उसके मसल्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, उनका जो लेरिनेक्स है वो बढ़ जाता है। लेकिन गर्ल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो राधा को थी किसकी कमी, गोइटर, राधा को गोइटर हो गया था, ठीक है। लेकिन जॉन को क्या हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, वो उसका नॉर्मल प्रोसीजर था, वो उसका एडम्स एप्पल था, ठीक है। समझ में आ गया? सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दी स्वेलिंग क्या हो जाएगा, दी स्वेलिंग ऑन दी neck of Radha, the swelling on the neck of Radha may have been, क्या हो सकता है, ये goiter हो सकता है, may have been because of goiter, ठीक है। किसकी वजह से है ये, goiter की वजह से है, may have been because of the goiter। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस कंडीशन जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है। सो ड्यूरिंग विच थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस during this the thyroid gland produce insufficient quantity of thyroxine, insufficient quantity of thyroxine, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको गोइटर हो गया। समझ में आ गया? However, in case of John, जॉन के केस में क्या था, however in case of John it developed a slight protrusions on his throat, ठीक है। तो on his throat, that is the results of the growth of voice box, that is the result of growth of voice box, ठीक है। ये वॉइस बॉक्स का ग्रोथ होता है एट द टाइम ऑफ देयर प्यूबर्टी, या फिर इसको हम एडोलेसेंट एज भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. So observe the chart and graph given in this figure carefully and answer the following questions. तो ये है चार्ट है, ये हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है. Which of the line represent the height of the boy? तो बॉय की हाइट हमें रेड से पता चल रही है, ठीक है. सो द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटेड द हाइट ऑफ द बॉय, है ना. तो बॉय की हाइट कौन है बता रहे, यही तो बता रहे. देखो बॉयज का ये है, समझ में आ गया. सो द डॉटेड लाइन और द रेड लाइन या फिर पिंक लाइन रिप्रेजेंटेड द हाइट ऑफ द बॉय. एक आंसर, द रेड line represent the height of a boy. भी क्या, which line represent the height of the girl? कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है गर्ल्स की हाइट को? तो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट दी गर्ल्स ऑफ दी हाइट. ब्लू लाइन represent the height of a girls. What is the difference between pattern of increase in the height of boys and girls? तो यहाँ पे क्या पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है? Yes, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गर्ल्स जो है वो ज्यादा तेजी से फास्ट बढ़ रही हैं उनकी हाइट एज कंपेयर टू बॉय, ठीक है. सो ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी गर्ल्स ग्रो फास्टर. सी है onset of puberty girls grow faster than boys. यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है बॉयज की कंपैरिजन में, ठीक है. एंड बाय द एज ऑफ 18 सबके सब नॉर्मल हाइट पे अपने आ चुके हैं, है ना. एट द age of 18 they reach their maximum height. 18 साल की एज पे दोनों जो जेंडर्स हैं वो अपने मैक्सिमम हाइट की तरफ बढ़ जाते हैं. इज दिस पैटर्न ट्रू फॉर ईच इंडिविजुअल? क्या ये हर एक इंडिविजुअल के लिए सिमिलर रहता है? सो आंसर इज नो. सबके लिए ये वेरी करता है, सबके लिए अलग होता है. डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स की हाइट क्या है, ठीक है. डिपेंड करता है कि उनका फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, वो किस तरीके से अपने दिन को निकालते हैं, कि लेटे लेटे पूरा दिन निकाल देते हैं, बैठे बैठे सिर्फ खा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं. तो ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है. सो डी हो जाएगा यहाँ पे नो. द रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल, वेरीज फ्रॉम person to person. It depends upon the parents' height and their रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है. डिपेंड करते हैं कि रेगुलर किस टाइप की एक्सरसाइज हो रही है, योगा हो रहा है, खाली बैठे हैं, तो ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. Salma had a very soft and smooth skin during her childhood. As she entered adolescence, she developed a pimple on her face. ठीक है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा. The skin specialist advised her to wash her face at the regular intervals. Can you explain the reason for this appearance of the pimples on her face and suggest a way to prevent them? तो देखो होता क्या है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो पसीने आ जाते हैं, गंदगी भर जाती है, तो वो हमारी स्किन पे जाके चिपक जाती है, उसके अंदर भर जाती है. तो वो जो गंदगी होती है जब लंबे टाइम तक रहती है तो वही पिंपल और एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है. और उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो ये वही सारी चीजें. लेकिन जैसे हम उसको क्लीन करेंगे, डेली डेली क्लीन करेंगे, तो वहां से वो गंदगी हटेगी और हमारा फेस और ज्यादा साफ हो जाएगा और पिंपल्स भी फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है.
समझ में आ गया? सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एडोलेसेंस सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड इंक्रीज हो जाता है। स्वेट ग्लैंड बोल लो या फिर ऑयल ग्लैंड बोल लो, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग एडोलेसेंस the sweat gland या फिर ऑयल ग्लैंड, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस the sweat gland and oil gland secrete more, ये बहुत ज्यादा इनका सिक्रीशन होता है। the excess oil and sweat get collected in the tiny pore of skin, ठीक है? स्किन में जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उनमें वो जम जाता है ना? टाइनी पोर्स ऑफ स्किन में वो क्या करता है? जम जाता है एंड उसको ब्लॉक कर देता है, एंड ब्लॉकिंग देम, ठीक है? और उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है? एंड बैक्टीरिया ग्रो एट दिस टाइम, ठीक है? इसी टाइम पे क्या होता है? वहां पे जहां पे भी ब्लॉकेज होती है वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, एंड इट कॉजिंग, फिर वहां पे हम खुजली करेंगे तो वो रेडनेस हो जाएगा एंड स्वेलिंग हो जाएगी। इट कॉजिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक्ने एंड पिंपल, which leads to the acne and pimples, which leads to the acne and pimple. So डॉक्टर ने हमें क्या कहा है? रेगुलर फेस वॉश करने के लिए कहा है। रेगुलर फेस वॉश keep our skin healthy, keep our face clean and dry, keep our face clean and dry, तो ये हमारे फेस को क्लीन और ड्राई रखेगा एंड रेडनेस और पिंपल कुछ भी नहीं होगा। क्लीन एंड ड्राई टू reduce redness and pimple, ठीक है? टू रिड्यूस रेडनेस एंड पिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नहीं हमारा 26 क्वेश्चन था। अब हम आए हैं क्वेश्चन 27 पे, ठीक है? 27 एंड 28 दो क्वेश्चन है, तो दिस इज आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Our government has legalized the age of the marriage in boys and girls. Yes, definitely. Give reason as to why one should get married after a certain age. तो क्या होता है? गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है? और आपने बहुत जगह देखा होगा कि चाइल्ड मैरिज हो रही है बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है? अब ऐसा होता क्यों है? क्यों 18 साल और 21 साल कहा गया है? क्योंकि क्या होगा? मैरिज होगी, बेबी होगा, तो जो गर्ल है दैट इज नॉट रेडी फॉर हैविंग अ बेबी, ठीक है? वो अपने मदरहुड के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं होती है एट द एज ऑफ 18। अगर हम बॉयज की बात करें तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उस वक्त वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो एक बेबी को संभाल सके, ठीक है? उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। एंड बॉय अगर मान लो कि 15-16 साल का है तो वो क्या ही कमाता होगा, है ना? तो सब तो अभी आपने देखा ना शादियां जो हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, देख रहे हैं ना कि लड़का क्या काम करता है। तो आप खुद सोचो कि 15-16 साल का बच्चा वो खुद पढ़ रहा होगा, तो उस टाइम पे वो किसी दूसरे का ध्यान कैसे रखेगा, है ना? वो क्या ही काम करता होगा उस वक्त। तो फाइनेंशियली भी वो वीक होंगे, फिजिकली भी वो वीक है, मेंटली तो वो है ही। तो इस चीज को ज्यादा बढ़ावा ना देते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि एक सर्टेन एज हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है? कि उसके बाद ही जो है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो शादी करेंगे। अब क्या है, देखो ये एज है, मजबूरी में लोग 18 साल 21 साल के बच्चों की शादी करा देते हैं, बट जनरली क्या होता है कि 25-26 साल के हो गए बच्चे खुद मेच्योर हो जाते हैं और वो खुद अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं, दैट इज बेटर।
बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि पेरेंट्स ढूंढेंगे ऑफ कोर्स, तो वो क्या करते हैं 18 साल की एज से ढूंढना शुरू कर देते हैं, दैट इज गुड। बट उससे पहले अगर कराएंगे तो अगर गर्ल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो वो जो बेबी है वो भी मेच्योर नहीं होगा, उनका हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा, फीमेल का भी और बेबी का भी। तो फिर हम एक साथ दो जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या क्या है, एक एज फिक्स कर दी है, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी। क्लियर है? सो उससे पहले शादी करना इलीगल है, राइट? सो इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में क्या है भाई, लीगल एज फॉर मैरिज क्या है, गर्ल्स के लिए 18 है, बॉयज के लिए 21 बोला है, राइट? चेंज करके आई थिंक 21 गर्ल्स के लिए कर दिया था, ऐसा ही है। अभी हम नॉर्मल वाले लिख लेते हैं जो हमें पता है। इन आवर कंट्री the legal age for marriage in boys is 21 years and in girls में क्या है, 18 years है। बॉयज में 21 years and in girls it's 18 year, है ना? बिकॉज early marriage and motherhood, early marriage and motherhood cause health problem in female and their child, फीमेल को भी प्रॉब्लम होगी और उसके बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, देयर बेबी। क्लियर है? एंड below the legal age they were not mentally or financially prepared, ना ही वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना ही वो फाइनेंशियली प्रिपेयर होते हैं टू बिकम अ पेरेंट्स, टू बिकम अ पेरेंट्स। ठीक है, तो इस वजह से इनकी एज फिक्स कर दी है। ठीक है, दैट्स व्हाई one should get married, one should get married at legal age। इसीलिए एक लीगल एज पे, एक सर्टेन एज पे ही शादी और बेबी को करना चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास क्या है भाई, इट इज बिलीव दैट हाइट ऑफ अ चाइल्ड डेवलप depends upon the gene inherited from the parents. However, it is often seen that tall parents may have a short children and vice versa. Are there factors other, okay, that genes that can cause these variations? तो yes, सबसे पहले तो देखो ये तो फिक्स है कि हाइट ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके जीन्स हमें ट्रांसफर हुए हैं, उनके इनहेरिटेंस, उनके ट्रेड्स हमें ट्रांसफर हुए हैं, तो जो उनके फैक्टर्स होंगे वही हमारे फैक्टर्स होंगे, राइट? बट कुछ फैक्टर्स यहाँ पे और काम करते हैं कि हमारा बैलेंस डाइट कैसा है ना, हमारा दिनचर्या कैसा है, हम दिन भर सो रहे हैं, बैठ के फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं चल रही है, तो उससे हमारी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, उससे हमारे हार्मोन्स एक्टिव नहीं होंगे, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा, हम छोटे के छोटे रह जाएंगे, हाँ ठीक है, हम डॉर्फिज्म में चल जाएंगे। समझ में आ गया? सो ये तो फिक्स है कि height of a child, height of a child depends upon the genes inherits। ठीक है, जीन्स पे बताता है, वो इनहेरिटेड्स होते हैं, है ना?
height of a child depends upon their genes, inheritance from parents. ठीक है, but other factors also work. However, other factor also work. यहाँ पे और भी factors work करते हैं that affect the height, that affect the height, जो height को affect करती है. These factors are, पहला कौन सा फैक्टर हो जाएगा, बैलेंस डाइट, है ना. These factor are balanced diet, ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, कि हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना. सो दीज फैक्टर्स आर बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज. इफ इंडिविजुअल do not take balanced diet and do not perform any physical activity, then their height or growth may be less. तो उसकी जो हाइट होगी और जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर ग्रोथ होगी और हम बीमारियों से भी बचेंगे. क्योंकि बीमारी आने से क्या होता है, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा. ठीक है, वाइस वर्सा, अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट छोटी है और अगर हम ये सारे काम करते हैं तो भी हमारी हाइट बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लंबी हो जाएगी. तो इसी के साथ अब हम पूरा पेज ना भरते हुए आज के इस लेक्चर को करते हैं खत्म. ठीक है, सारे के सारे हमने, कितने क्वेश्चन थे, 29 क्वेश्चन थे आई थिंक. हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट. और चैप्टर तो इजी था हमारा, है ना, चाहे रिप्रोडक्शन इन एनिमल हो, चाहे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस हो, दोनों के दोनों चैप्टर बड़े मजेदार थे, बहुत ही इजी था और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर्स थे. तो आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी. बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.